हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडिएशन पे। जैसा कि आपको पता है डीआरटी और बीआरटी फर्स्ट ईयर की रेडिएशन साइंस की क्लासेस पे लगातार चल रही है। हमने काफी टॉपिक्स को टच किया, एक्सरे ट्यूब को, रेडियोग्राफी में फिल्टर, कॉलीमीटर्स, ठीक है। तो हम जो सीरीज में चल रहे थे वो थी एक्सरे ट्यूब, जिसमें हमने कैथोड को जाना था लास्ट लेक्चर में। आज इस वीडियो में जानेंगे एनोड को, कि एक्सरे ट्यूब में एनोड क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितने टाइप का होता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं एनोड। पहली चीज, एनोड है क्या? एक्सरे ट्यूब में एनोड क्या है? वो है टारगेट इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव टर्मिनल। हमें ये चीज पता है एक्सरे ट्यूब में एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है। नेगेटिव वाले को हम कहते हैं कैथोड और पॉजिटिव वाले को कहते हैं हम एनोड। देखो ये डायग्राम बनाया छोटा सा। नेगेटिव वाला उसको हम कहते हैं कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड। तो एनोड क्या है? एक्सरे ट्यूब के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल, जहां पर इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन आके टारगेट करते हैं, तो ये टारगेट इलेक्ट्रोड है, जहां पे इलेक्ट्रॉन आके स्ट्राइक करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, ये किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का, बैक्ड विथ कॉपर। अब इसका क्या है? तो देखो, सबसे पहले आपको देखना है इस डायग्राम को, उसके बाद आएंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज पे। इस डायग्राम में ये एनोड है आपका, जहां पे ये स्ट्राइक करता है, ये एरिया, ये ब्लैक ब्लैक, ये एरिया होता है टंगस्टन का, और इसके चारों तरफ जो बाकी का एरिया है वो होता है कॉपर का। अब वो ही बताएंगे ऐसा क्यों होता है, इसके लिए प्रॉपर्टीज पे आते हैं हम। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज का मतलब एनोड के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हम जानते हैं ये चीज अच्छे से कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन चल के अगर एनोड पे स्ट्राइक करेगा तो वह 99% हीट जनरेट होगी और 1% एक्सरे। तो जो 99% हीट जनरेट हुई है, वो हीट इतनी ज्यादा होती है कि किसी भी मेटल को पिघला सकती है, उसको मेल्ट कर सकती है। तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मेटल की जरूरत है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। तो टंगस्टन एक ऐसी धातु है, एक ऐसी मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3387 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचो आप, कितना ज्यादा। तो इसलिए हम टंगस्टन यूज ले रहे हैं। दूसरी चीज, हाई एटॉमिक नंबर। हम क्या चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा एक्सरे प्रोड्यूस हो। वो कैसे होगी? जब हमारा जो सामने एनोड है, जो टारगेट मटेरियल है, उसका जेड परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा। परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा स्ट्राइक होगी। जितना बड़ा एटम उतनी ज्यादा इंटरेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पढ़ाया था लास्ट पिछले कुछ लेक्चर्स में, मैंने देख सकते हो आप वीडियोस में जाके। तो 2 पॉइंट समझ में आए, हाई मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा हाई जेड, हाई परमाणु क्रमांक। तीसरा है हाई थर्मल कंडक्टिविटी। अब जिसको ये समझ में आ गया ना हीट का, तो वो इजीली समझ जाएगा। हाई थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या? 99% हीट जनरेट हो रही है। अब उस हीट को रिमूव करने के लिए भी तो चाहिए हमें, तो वो मेटल हमें चाहिए होगी जो हीट को इजीली डिसिपेट कर सके, इजीली रिमूव कर सके। तो इसकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अब यहाँ पे देखो, इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा बैक विथ कॉपर का। जो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है टंगस्टन से। टंगस्टन की होती है अच्छी, लेकिन कॉपर की और बेहतर होती है। तो हम क्या करते हैं, इतने से एरिया में टंगस्टन रखेंगे, बाकी पीछे कॉपर। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हीट जनरेट हो रही है वो यहाँ कॉपर में है। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी वो ज्यादा है टंगस्टन से, तो वो इजीली हीट को रिमूव कर देगा, इजीली हीट को पीछे धकेल के हीट को इजीली डिसेप्ट कर देगा। ठीक है, तो हीट रिमूवल समझ में आया हाई थर्मल कंडक्टिविटी से। लो वेपर प्रेशर। अब इस लो वेपर प्रेशर का मतलब क्या? इसका मतलब यह कि कितना भी टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर आपका जो मेटल है वो वेपर न बन जाए। लो वेपर प्रेशर मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा होने पर भी टंगस्टन एक ठोस की फॉर्म में रहता है,
मेटल की फॉर्म में रहता है, ये वेपर गैस नहीं बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कितना भी टेम्परेचर बढ़ा लो आप, हमारा जो भी सब्सटेंस था टंगस्टन है, ये मेटल की फॉर्म में रहेगा, ये गैस की फॉर्म में नहीं आएगा। इजिली स्मूथ सरफेस, टंगस्टन को इजिली स्मूथ सरफेस में हम ढाल सकते हैं। इस पे जो पिटिंग होती है, इलेक्ट्रॉन आएंगे मान लो यहाँ से एनोड पर, तो गड्ढे कर देंगे स्मूथ। तो इसमें टंगस्टन में क्वालिटी होती है ये कि ये इजीली एक तो स्मूथ सरफेस में आ जाता है और पिटिंग इस पे ज्यादा नहीं हो पाती। तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा हमने। अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या होता है। जो हमारी एक्सल ट्यूब है, इसको जो जिन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसका बेसिस ही एनोड है। एनोड के नाम के अकॉर्डिंग हमने एक्सल ट्यूब को डिवाइड किया है। देखो कैसे, इसके दो टाइप होते हैं, स्टेशनरी और एक रोटेटिंग। इनके नाम के आधार पर ही हमने एक्सल ट्यूब्स को डिवाइड किया है, स्टेशनरी एनोड एक्सल ट्यूब एंड रोटेटिंग एनोड एक्सल ट्यूब। अब सोचो एनोड पे कितना कुछ डिपेंड कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ में आया एक्सल ट्यूब में कहाँ इसकी क्या जरूरत है, प्रॉपर्टीज इसकी। और ये भी जानना बहुत जरूरी है कि एक्सल ट्यूब अलग अलग प्रोसीजर के लिए अलग अलग एक्सल ट्यूब काम में ली जाती है। अगर आपको मेमोग्राफी करनी है तो वहां पे एक अलग मेमोग्राफी की एक्सल ट्यूब है। अगर आपको डिजिटल एक्सरे करने हैं चेस्ट के एब्डोमेन के, तो उसके लिए अलग एक्सल ट्यूब है। अगर आपको फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे एक्सरे करना है तो उसकी एक अलग एक्सल ट्यूब बनाई जाती है। उनके लिए अलग अलग एनोड यूज लिए जाते हैं। अब जैसे हमें मेमोग्राफी है, वहां पे मैं ब्रेस्ट टिश्यूज की, सॉफ्ट टिश्यूज की इमेजिंग करनी है, तो वहां पे हमें मॉलिब्डेनम का, रियोडियम का, वहां पे वो टारगेट मटेरियल काम लेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें उस रेंज की एक्सरे चाहिए होती है, कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वो आगे की बात है, उसको और हम डीप में समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी इतना समझो आप कि इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, स्टेशनरी एंड रोटेटिंग। अब इसका मतलब क्या? स्टेशनरी का मतलब जो बिल्कुल स्थिर हो, बिल्कुल स्थिर हो, उसमें कोई मूवमेंट ना हो। रोटेटिंग का मतलब जो रोटेट कर रहा हो। अब देखो क्यों डिवाइड किया गया, ये बहुत पहले था, जो अभी साइंस धीरे धीरे तरक्की करता है, अपग्रेड होता है। पहले ये था, अब रोटेटिंग एनोड आ गया। इसमें बहुत बताएंगे, अब बताता हूँ आपको, पहले इसको समझो। स्टेशनरी एनोड क्या चीज होती है? स्टेशनरी एनोड बिल्कुल स्टेबल, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन चला, पता है ये चीज, बता दी आपको कम से कम 10 बार, हर वीडियो में बताता हूं मैं कि जैसे ही हमने हाई वोल्टेज अप्लाई किया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला एनोड की तरफ। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक है, इसमें टंगस्टन एक मेटल लग रखी है, जहां पे इलेक्ट्रॉन आगे स्ट्राइक करेगा और 99% हीट, 1% एक्सरे, और यहाँ से आपकी रेडिएशन बाहर निकल जाएगी। इस तरह एक एंगल के साथ इस तरह फिट होता है स्टेशनरी एनोड में। रोटेटिंग एनोड में क्या होगा? रोटेटिंग एनोड में हम पीछे एक रोटर लगा के रखते हैं। एक राउटर लगा के रखते हैं। वो राउटर क्या करता है? हमारे एनोड को घुमाने का काम करता है। ठीक है, अब इसको समझो आप, ये कैथोड है, एक कैथोड असेंबली होती है पूरी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इतना से पार देख रहे हो, यहां से कैथोड निकल रहा है, ये जाएगा एनोड पे। और एनोड की कौन सी सरफेस पे? अब आपने प्लेट देखी, अपने प्लेट दिख नहीं रही घर पे मेरे, प्लेट देखी है, प्लेट में चारों तरफ सरफेस होता है यूं ढका हुआ। ये मान लो गोल प्लेट है और यूं थोड़े एंगल के साथ, 45 डिग्री के एंगल के साथ चारों तरफ होता है। आप प्लेट को यूं समझो और उसको मैं यूं घुमा रहा हूँ, बिल्कुल हर। और एक्सरे उसके नीचे वाली कोर होती है ना इतनी सी, वो भी 45 डिग्री, एक तो 90 डिग्री एंगल की कोर होती है प्लेट की, एक 45 डिग्री एंगल की कोर होती है। तो वो कोर में सामने से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, देखो ये कोर रही, यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है और लगातार वो घूम रहा है। अब ऐसा क्यों करा गया? क्यों हमें रोटेटिंग एनोड की जरूरत पड़ी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए, अगर ये स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन आके उस पर बार टकराएंगे, वहां पे गड्ढे, पिटिंग हो जाएगी और हीट रिमूवल भी इजीली नहीं हो पा रही। दो कारण बताए मैंने, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन बार बार स्ट्राइक कर रहे हैं तो वहां पे पिटिंग, गड्ढे होने की आशंका ज्यादा है, हमारा एनोड ज्यादा उसकी लाइफ नहीं होगी। दूसरा कारण
हीट रिमूव का। एक ही जगह बार बार आएगा तो हीट रिमूव करना भी बहुत कठिन होगा, इजीली नहीं होगा। इसलिए साइंटिस्ट ने अपग्रेड किया और रोटेटिंग एनोड बना दिया कि इस वाले सेकंड में यहाँ पे, नेक्स्ट सेकंड नेक्स्ट इंटरेक्शन में अगली जगह पे, तो पिटिंग भी अलग अलग जगह होगी, इंटरेक्ट भी अलग अलग जगह होगा, हीट रिमूवल भी इजीली हो जाएगी, और एक एंगल भी इसमें प्रॉपर एंगल होता है। तो इस तरह रोटेटिंग एनोड का फायदा है कि हीट रिमूवल हो जाएगी, उसमें पिटिंग नहीं होगी, और ये अच्छे से इसकी लाइफ ज्यादा है और अच्छी एक्सरे प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। एफिशिएंसी बहुत अच्छी हाई होती है रोटेटिंग एनोड में, ये होता है। इसमें एक स्टीम लगी होती है यहाँ से, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया 99% हीट जनरेट हुई, उसके बाद ये हीट कॉपर, ये मोलिब्डेनम की स्टीम लगी होती है, मोलिब्डेनम भी हीट रिमूवल, ये थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, तो मोलिब्डेनम की स्टीम से ये पीछे अपनी जो हीट प्रोड्यूस हुई है उसको ट्रांसफर कर देगा। पीछे ऑयलिंग कवरिंग होती है, वहां पे हीट आपकी रिमूव हो जाएगी। तो इतना सब कुछ बात की हमने एनोड के बारे में। अब एनोड के अंदर मेन एक चीज होती है एंगल का। एनोड के साथ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे हमें दो चीजें देखनी होगी। पहली चीज ये कि एनोड से टकराने के बाद जो रेज निकल रही है वो एक प्रॉपर एक इक्वल एनर्जी की रेडिएशन निकले। एक शेप बनाती है बीम शेप में, तो हम चाहते हैं कि वो इक्वल एनर्जी की रेडिएशन हो। और दूसरी, जो जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां पे जो हीट बन रही है 99%, उस हीट को रिमूव हम अच्छे से कर पाए, उस हीट को हम आराम से दूर कर पाए, ताकि वहां पे ब्लास्ट ना हो, इतनी हीट जनरेट होती है। तो इन दो समस्याओं से दूर करने के लिए हमने एनोड की और क्वालिटी जानेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, जहां हम इसके फोकल स्पॉट की बात करेंगे कि इसमें एनोड में एंगल क्यों दिया जाता है। ये एनोड का एंगल देखो, मैंने ऐसे नहीं बनाया, इसमें एक एंगल दिया है, इसमें एक एंगल दिया है, ये एंगल जरूरी है, क्यों है, फोकल स्पॉट से रिलेटेड। तो एनोड के बारे में एक वीडियो और बनाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।